हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वेस्ट कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट, जो कि बीएसएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, हमारा ऐप है, अगर आप प्रैक्टिस मॉक देना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, स्टडी स्पार्क के नाम से है। साथ ही साथ बीएसएससी सीजीएल 3 के लिए हमारा एक कोर्स लॉन्च हुआ है, जो कि 299 में आपको मॉक मिलता है और लगभग 1500 में आपको पूरा कोर्स करा दिया जाएगा बीएसएससी सीजीएल 3 का। वेस्ट कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट एसडब्ल्यूएम के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, काफी महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं, काफी महत्वपूर्ण तत्व हैं। अच्छा, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है? तो हमें एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जो कचरा उत्पन्न होता है नगर पालिकाओं में या फिर सिटीज में या फिर जो एरिया है जहां हम रहते हैं, वहां पे जो कचरा उत्पन्न होता है, अगर उसका कलेक्शन नहीं किया जाए, उसके कलेक्शन हेतु ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं हो, तो बहुत ही नरकीय स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इस लिहाज से भी वेस्ट कलेक्शन काफी महत्वपूर्ण है और उसके लिए ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता ही बहुत ही जरूरी है। आप सोच सकते हैं कि अगर टाइमली वेस्ट कलेक्शन नहीं हो, उसके लिए ट्रांसपोर्ट मुहैया नहीं कराया जाए, तो स्थिति काफी भयावह हो सकती है। मतलब जहां कचरा जमा होगा वहां पर काफी गंदगी फैल जाएंगी, बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे, कीड़े मकोड़ों का घर हो जाएगा वो जगह जहां पे कचरा होगा, और उनसे काफी भयावह बीमारियां उत्पन्न होंगी, महामारी उत्पन्न हो सकती है, लोग बीमार होंगे, उनकी जान पर बनाएगी। तो इसी लिहाज से वेस्ट कलेक्शन काफी महत्वपूर्ण है और इस कलेक्शन के लिए ट्रांसपोर्ट का होना भी बहुत आवश्यक है। बहुत सारे सिटीज ने अपने शहरों में वेस्ट कलेक्शन के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उनके कुछ डेटा हैं जिनको पढ़ना है और ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उन्हें कंपाइल करके इस चैप्टर में हमने एक नोट्स बनाया है, वो आपके लिए है, आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यूं कहे तो MOEFCC जिन्होंने एक एस्टिमेट किया था, उनका एक एस्टिमेशन है, एस्टिमेट्स ओनली 75 to 80% नगर पालिका कचरा जो है वो एकत्र किया जाता है। MOEFCC के डेटा के अनुसार जो नगर पालिका है वहां पे मात्र 75 से 80% कचरा ही कलेक्ट किया जाता है, उसका कलेक्शन होता है। और इतना ही नहीं, इसमें से मात्र 22 से 28%, आप सोच सकते हैं 22 से 28%, जो कि कम है। अब 100% कचरा हुआ उत्पन्न, उसका 75 से 80% ही कलेक्ट किया गया, मतलब 20% तो यहीं पे छोड़ दिया गया कचरे को। ओके, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अब जब 75 से 80% कचरा कलेक्ट किया गया, उसमें से मात्र 22 से 28% कचरे का ही डिस्पोजल किया जाता है, जिसका निपटान किया जाता है। और जो जमा किया गया कचरा है ये 75 से 80%, इसमें से जो 22 से 28% है कचरा डिस्पोजल के बाद जो बचता है उसे फेंक दिया जाता है। ओके, क्योंकि हमारे पास अभी उतनी व्यवस्था नहीं है और यह भी एक खतरनाक स्थिति है। सर, ये जो फेंक दिया जाता है इससे क्या फायदा है? फायदा तो कुछ नहीं है, हानि ही हानि है। मानो कचरा कलेक्ट किया और उसे जब फेंका गया, तो ये जहां फेंका गया वहां नाली, अगर नाली में फेंक दिया गया तो वहां का नाली जो है वो जाम हो जाएगा, सीवरेज जाम हो जाएगा, और जब जाम होगा तो देखते होइएगा कि नाली सीवरेज से कचरा जो है पानी वगैरह रोड पे, सड़क पर निकलने लगता है और वहां पे गंदगी फैल जाता है। साथ ही साथ अगर ये नाली में जाकर जमा हो जाएगा, सीवरेज में जमा हो जाएगा, तो इसको जाम कर देगा, और यहाँ पर जब कचरा जमा हो जाएगा तो धीरे धीरे यहाँ पर कीड़े मकोड़ों का घर हो जाएगा और यहाँ पर कीड़े मकोड़े पनपने लगेंगे और बीमारियां उत्पन्न होंगी। क्लियर है कि ये नाली सीवरेज तब कचरा बहाव का साधन नहीं बल्कि कीड़े मकोड़ों का घर बन जाता है। यहाँ पे इसका घर हो जाता है कीड़े मकोड़े का, यहाँ पे वो रहने लगते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। जबकि नाली सीवरेज का काम क्या है? कचरे का विवाहक है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं? कचरों को शहर से दूर ले जाकर फेंकते हैं या निकालते हैं, नदी नाले में जाकर इसको डिस्पोज किया जाता है। बात कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन की हो रही है, तो हर शहरों के डेटा के बारे में कुछ न कुछ हम
नजर डालेंगे, वहीं पे हम एक दिल्ली, हमारा कैपिटल है, भारत की राजधानी दिल्ली, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे मात्र 39% कचरा ही स्टोरेज किया गया, एकत्र किया गया, जमा किया गया। और ये डाटा किसने दिया है? इस डेटा को पब्लिश किया है ICRIER ने। इसके अध्ययन के अनुसार दिल्ली में मात्र 39% कचरा एकत्र किया गया। अगर वहीं अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद एक ऐसा शहर है जहां पर 95% कचरे का कलेक्शन हुआ, वेस्ट का कलेक्शन किया गया। तो सोच सकते हैं कि दिल्ली में कितनी नरकीय स्थिति है अहमदाबाद की अपेक्षा। अहमदाबाद ने भी 100% नहीं किया है, 95% किया है, लेकिन ये बेटर है। अप्रोक्सीमेट 100% हो ही गया। 95% कचरा अगर ये कलेक्ट कर रहा है तो ये शहर स्वच्छ होगा दिल्ली की अपेक्षा। अब समस्या यह उठती है, आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर ये इतना कम क्यों कचरा कलेक्ट किया जाता है, क्या रिसोर्सेज की कमी है? तो आंसर होगा हाँ, रिसोर्सेज की भी कमी है और मैन पावर की भी कमी है। एक्चुअली होता क्या है कि कचरा कलेक्शन में जो इनफॉर्मल सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर बोले तो अनौपचारिक क्षेत्र जिसे बोल सकते हैं। ओके, इनफॉर्मल मतलब होता है अनौपचारिक। इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर कौन आता है? वैसे जो कि अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन हो और अनऑर्गेनाइज्ड लेबर हो, जिनको गवर्नमेंट ने नहीं डिप्यूट किया होगा, प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। और प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान होता है कचरा कलेक्शन में। गवर्नमेंट को चाहिए कि कचरा का जो कलेक्शन करना है, डिस्पोजल करना है, उसमें इनफॉर्मल सेक्टर को भी पार्टिसिपेशन दे, उनकी भी हिस्सेदारी हो। और जब वो हिस्सेदारी करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें आउटपुट मिलेगा। अब है क्या, मैक्सिमम काम अगर गवर्नमेंट ही करेगी तो उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, लेबर की कमी है और वो नहीं कर पाएंगे। अगर इनफॉर्मल सेक्टर आएगा, एनजीओज आएंगे, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी, तो वो क्या करेंगी, यहाँ पे मैन पावर भी है, इनके पास होता है, इनके पास टेक्निक भी होती है, डेवलप्ड टेक्निक भी ये यूज करते हैं। और इस तरीके से वो कचरे का ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन करेंगे, डिस्पोजल करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर का वेस्ट डिस्पोजल में, वेस्ट कलेक्शन में बहुत बड़ा योगदान है, ऐसा अध्ययन में माना गया है, ऐसा अध्ययन किया गया है। इसलिए इनफॉर्मल सेक्टर काफी आवश्यक है कचरा कलेक्शन के लिए। देखिए, इनफॉर्मल सेक्टर की आवश्यकता तो है, लेकिन इनके साथ भी समस्याएं हैं, इनके पास रिसोर्सेज नहीं होती है। तो गवर्नमेंट और इनफॉर्मल सेक्टर दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। अगर मेरा ओपिनियन मांगा जाए तो मैं ये कहूंगा कि गवर्नमेंट प्लस जो इनफॉर्मल सेक्टर है, अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आएगा, ज्यादा से ज्यादा हमें रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। अब बोलेंगे सर ऐसा आपने क्यों कहा? क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट के पास ना कैपेसिटी बहुत है और इनफॉर्मल सेक्टर के पास नहीं है। अब बोलिए कैपेसिटी क्या? अब इनफॉर्मल सेक्टर के पास मानिए लेबर तो है, बट उसको देने के लिए रिसोर्सेज की कमी हो सकती है, जैसे कि दस्ताना अवेलेबल कराना, उसके बाद टूल किट्स जो होते हैं लेटेस्ट यूज करने के लिए, मास्क वगैरह सीवरेज में जो जाता है, सीवरेज में यूज करने के लिए, और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो गवर्नमेंट मुहैया करा सकती है एक इनफॉर्मल सेक्टर को, एक लेबर को, अनऑर्गेनाइज लेबर को, वो यहाँ से मिल सकता है ताकि उनके जीवन का सुरक्षा किया जा सके, वो खतरे में ना आए। क्योंकि आप कई बार सुने होइएगा, बार बार न्यूज में आता है कि नाली में दम घुटने से मजदूर का मौत हो गया। उसका रीजन क्या है? वो सिक्योरिटी का जो है ख्याल नहीं रखते हैं, सिक्योरिटी इक्विपमेंट के बिना ही नाले में, सीवरेज में इन कर जाते हैं सफाई करने के लिए। और आप जानते हैं कि इस नाले में और सीवरेज में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और केमिकल रिएक्शंस के वजह से जो अंदर का वातावरण है वो जहरीला हो जाता है, और ये जहरीला वायु सूंघने से उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जहर बन जाता है अंदर में। क्लियर है? और हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 10,000 टन जो कचरा है, उससे भी अधिक कचरा इनफॉर्मल सेक्टर ने कलेक्ट करके दिया है और डिस्पोजल भी किया है, अपना योगदान दिया है, ने जमा किया है। ओके, अब इनफॉर्मल सेक्टर के लिए न्यू रूल क्या है? तो हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू रूल,
और ये न्यू रूल जो बना है SWM 2016, आपने पढ़ा भी है, आपको नोट्स में दिया गया है। इसमें क्या किया गया है कि जो कचरा बीनने वाले हैं, जो कचरा चुनने वाले हैं, जो कचरा कलेक्शन में अपना योगदान दे रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर को भी मान्यता देने की बात की गई है। गवर्नमेंट को इन्हें भी मान्यता देने की बात कही गई है। वहीं पे इसमें SBM जो अर्बन है, जिसको स्वच्छ भारत मिशन शहरी कहते हैं हिंदी में, आप इसे लिख सकते हैं स्वच्छ भारत मिशन शहरी। इसके तहत भारत सरकार ने क्या किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने USLBS जिसे बोलते हैं USLBS एवं राज्यों को इनफॉर्मल सेक्टर के एकीकरण के माध्यम से एक समावेशी भारत गाइडलाइन प्रकाशित किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी में इंडियन गवर्नमेंट जो है, भारत सरकार ने USLBS एवं राज्यों को इनफॉर्मल सेक्टर के एकीकरण के माध्यम से एक समावेशी स्वच्छ भारत गाइडलाइन प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है। और इसके थ्रू होगा क्या, ये दोनों सेक्टर मिलकर, जो USLBS हैं और राज्य हैं, दोनों मिलकर एक दूसरे में कदम से कदम मिलाकर काम करेंगे और ये जो वेस्टेज का प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है आज के डेट में। और इन सब चीजों से निपटान के लिए ये सारे रूल्स बनाए गए। इंपोर्टेंट इनिशिएटिव्स वो है वेस्ट सेपरेशन, इसको हम अपशिष्ट पृथक्करण भी बोलते हैं। अपशिष्ट पृथक्करण, ये अपशिष्ट पृथक्करण क्या होता है, वेस्ट सेपरेशन क्या होता है, आपने देखा होगा नगर पालिका का गाड़ी आता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, उसमें 2 कलर का डब्बा वो लेकर आता है, एक हरा वाला और एक नीला वाला। यही है वेस्ट सेपरेशन। हरा वाला में वो गीला कचरा डालता है और नीला वाला में वो सूखा कचरा डालता है। ये आपने देखा होगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जो हरा डब्बा होता है उसमें कौन सा कचरा डाला जाता है, तो आपको याद रहना चाहिए गीला कचरा और नीला वाला में सूखा कचरा। क्लियर है? G फॉर ग्रीन और G फॉर गीला, जी याद रखिएगा ट्रिक से। और नीला का सूखा हो गया। तो ये वेस्ट सेपरेशन है, यानी कि अपशिष्ट का पृथक्करण, अलग अलग करना। ये सबसे बड़ा SWM का इंपोर्टेंट इनिशिएटिव है, महत्वपूर्ण पहल है। क्योंकि हमने बताया था कि गीला कचरा होता है और जो सूखा कचरा होता है, इन दोनों को हम मिक्स नहीं कर सकते। अगर इसे मिक्स करेंगे तो हो सकता है कि इसके निपटान में, इसके डिस्पोजल में समस्याएं उत्पन्न हो, हम डिस्पोजल नहीं कर पाएंगे ठीक से। क्योंकि हर कचरे का अलग अलग तरीके का निपटान विधि है, डिस्पोजल का विधि है, जिसमें आपने इंसिनरेशन पढ़ा है, जिसमें आपने लैंड फिलिंग पढ़ा है, इत्यादि इत्यादि, है ना। तो सभी कचरों का एक कैटेगरी है, उन कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनका डिस्पोजल का प्रावधान किया गया है। इसलिए कचरे को अलग अलग कलेक्ट किया जाता है ताकि उनका डिस्पोजल करने में आसानी हो। आप सोच लीजिए, अगर ऐसा नहीं होता, एक ही जगह दोनों कचरे को कलेक्ट किया जाता, तो डिस्पोजल में कितनी समस्याएं उत्पन्न होती। तो इस रूल ने इन्हें आसान बनाया है। वेस्ट सेपरेशन को डिसेंट्रलाइजेशन भी कहा जाता है, विकेंद्रीकरण भी बोला जाता है। याद रखिए कि कहीं भी अगर किसी चीज का सेंट्रलाइजेशन होता है, केंद्रीकरण होता है, तो वहां पे समस्याएं उत्पन्न होती है। मतलब सेंट्रलाइजेशन होने का अर्थ यह होता है कि हर चीज कहीं एक जगह पर जाकर समाहित हो जाता है, एक जगह पे। और डेवलपमेंट का रूल है कि जब चीजों का डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो एक चीज पर बोझ नहीं रहता, एक व्यक्ति या एक जगह पे इतना बोझ नहीं रहेगा। वहां पे काम को बांट दिया जाता है कि आप डिफरेंट काम को डिफरेंट स्पेशलिस्ट के पास भेज देते हैं और वो सब मिलकर इनको करते हैं। तो ये आसान हो जाता है और ये डेवलपमेंट के लिए काफी फायदेमंद भी है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, और डिसेंट्रलाइजेशन होने से इसके फायदे भी हैं। अब बोलिएगा फायदा क्या है? देखिए, गीला कचरा से जो बायोडिग्रेडेबल प्रकृति का होगा, उससे हम क्या कर सकते हैं? उससे हम खाद भी बना सकते हैं। खाद बना सकते हैं कि नहीं? खाद बनाकर उसको पुनः यूज कर सकते हैं पुनर्चक्रण के थ्रू। तो अब वहीं अगर मिक्सर कर देंगे तो इसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी रहेगा, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी रहेगा,
तो हम कैसे कर पाएंगे उस सबको पृथककरण, या फिर उसका दोबारा उपयोग कैसे कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट तो हजार्डस वेस्ट की श्रेणी में आता है, अगर उसको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के साथ मिला देंगे तो खाद बनेगा ही नहीं, और फिर हम उस कचरे का पुनर्चक्रण विधि के द्वारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो ये नुकसान ही है। इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है। और यहाँ पर जब गीले कचरे को अलग करते हैं तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जिसे सड़ा गला कर पुनर्चक्रण के द्वारा खाद बनाया जा सकता है, उसका उपयोग पुनः हम कर लेते हैं कृषि भूमि इत्यादि में। और बहुत सारे सिटीज हैं जिन्होंने इन सारे रूल्स का उपयोग करके बहुत सारा अचीवमेंट भी प्राप्त किया है, उन्होंने बहुत सारा अचीव किया है, उनके कई सारे अचीवमेंट है। वहीं अगर बात तमिलनाडु की करें तो तमिलनाडु ने, आपको बता दूं कि अपने 50 शहरों में से 20 शहर में 100% अपना लक्ष्य निर्धारित किया है कि 20 शहर ऐसे हैं उनके जहां पर इन्होंने 100% डिस्पोजल, वेस्ट कलेक्शन इत्यादि को प्राप्त कर लिया है। जो शेष बचा उसमें 70 से 80% तक अचीवमेंट है इनका SWM 2016 के अकॉर्डिंग, वेस्ट डिस्पोजल में, वेस्ट कलेक्शन में, कलेक्शन एंड डिस्पोजल। MOHUA ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत, स्वच्छ भारत याद कर लीजिएगा, ये फैक्ट है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2017 में विश्व पर्यावरण दिवस पर, वर्ष 2017 में विश्व पर्यावरण दिवस पर एक वेस्ट पृथक्करण, स्रोत पृथक्करण अभियान शुरू किया था। स्रोत पृथक्करण, स्रोत पृथक्करण अभियान प्रारंभ किया था। सर ये होता क्या है? देखिए, स्रोत पृथक्करण इंग्लिश में सोर्स सेग्रीगेशन बोलते हैं या सेपरेशन बोलते हैं। ये सेग्रीगेशन वही हो गया, हरा वाला कचरा को, हरा वाला डिब्बा में गीला कचरा को डालना, ब्लू वाले कचरे में सूखा कचरा को डालना, यही सोर्स सेग्रीगेशन है। इस पहल को और कारगर बनाने के लिए MOHUA के द्वारा वर्ष 2020 में स्वच्छता संदेश न्यूज़लेटर प्रकाशित किया गया। स्वच्छता संदेश न्यूज़लेटर का प्रकाशन किया गया। सर इसका फायदा क्या होगा? लोगों में अवेयरनेस जगा। आप पेपर पढ़ते हैं तो जागरूकता होती है, जितना सोशल मीडिया यूज होता है, मीडिया का यूज होता है, लोगों के बीच इसकी जानकारी जाती है। उसी तरह से MOHUA द्वारा वर्ष 2020 में लोगों के बीच अवेयरनेस जगाने के लिए स्वच्छता संदेश न्यूज़लेटर का प्रकाशन किया गया, ताकि लोग अवेयर हों कचरा के प्रति, वेस्टेज के प्रति, और इसके निपटान में हमारी सहयोग करें, हमारा मदद करें। इसका फायदा भी हुआ, जिसमें से 63,204 वार्डों ने जनवरी 2020 में घरेलू स्तर पर लगभग 74.82 वेस्ट पृथक्करण या सेपरेशन, सेग्रीगेशन, जो भी आपको बोलना है बोलिए, पृथक्करण या सेपरेशन किया। देखिए, MOHUA का जो पहल है वो वर्ष 2020 में स्वच्छता संदेश न्यूज़लेटर का प्रकाशन करना था, और इस प्रकाशन से यह फायदा हुआ कि लगभग 63,204 वार्डों में जो जनवरी 2020 में है, घरेलू स्तर पर 74.82% वेस्ट सेपरेशन, वेस्ट पृथक्करण किया गया, और ये बड़ी वहीं अगर बात करें हम छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़, केरल, दमन व दीव, हाँ, और दादर नगर हवेली, इसने लगभग 100% वेस्ट सेपरेशन प्राप्त किया। अब नगर पालिका ने सोचा कि क्यों ना SWM 2016 के थ्रू कुछ पेनाल्टीज, कुछ चार्जेस यूज किए जाएं। एक्चुअली होता क्या है कि जब लोगों को अवेयर करना हो, लोगों को बाउंड करना हो, तो वहां पर कुछ चार्जेस इंपोज किए जाते हैं। अगर फ्री में सब कुछ मिलता है तो लोग क्या करते हैं, अवेयर नहीं होते हैं, उसका मिसयूज करते हैं। तो SWM 2016 के तहत क्या किया गया कि नगरों में, निकायों में SWM 2016 के अंतर्गत कचरे के संग्रहण पर, जहां से ये कचरा संग्रह किया जाएगा,
उस पर चार्जेस इम्पोज किए गए, उनसे रेंट लिया गया। मतलब आप देखते हुएगा कि मंथली कचरा संग्रह करने वाले मंथली लिया करते हैं, कई जगहों पे ऐसा रूल्स होता है। तो जहां से भी कचरा कलेक्शन होता है वहां पर ये मंथली कचरा संग्रह करने का चार्ज SWM 2016 के तहत का रूल बनाया गया। इसको कहा जाता है उपयोगकर्ता शुल्क। उपयोगकर्ता शुल्क निर्धारित किया गया कि भैया आपके यहाँ अगर गाड़ी वाला जाएगा कचरा उठाने, कचरा संग्रह करता, तो आपके द्वारा जो कचरा उत्पन्न किया गया है, वो जो कचरा आप उन्हें देते हैं, वो जो कलेक्ट करते हैं, वो आपसे उपयोगकर्ता शुल्क लेगा। मंथली बेसिस पे हो, डेली बेसिस पे, जैसा भी होता है, एक्चुअली मंथली बेसिस पे ही होता है। डोर टू डोर जब आप कचरा उपयोगकर्ता शुल्क देंगे तो ये आपके घर पर जाकर डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन करेगा। और डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन को SWM 2016 के अंतर्गत अनिवार्य कर दिया। ये एकदम एसेंशियल है, आपको डोर टू डोर जाकर कचरा कलेक्शन करना ही है। यहाँ पे तो हमने इसको कॉन्सेप्चुअली समझा। अब इसका थियोरेटिकली भी पढ़ लेते हैं, उसको मैं पढ़ दे रहा हूँ। तो हम लोग पढ़ते हैं वेस्ट कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट को। Waste collection and transport are essential elements of SWM. The MOEFCC estimate that only 75 to 80% of the total municipal waste gets collected and only 22 to 28% of this is processed and treated. A large portion of the collected waste is often dumped indiscriminately drains and sewerage system. They also become breeding grounds for rodents and insects, which vectors of deadly disease. According to a study released by ICRIER in January 2020, Delhi has lowest collection of garbage 39%, while Ahmedabad has the highest 95%. हमने पढ़ा था, उसी का ये इंग्लिश संस्करण है। The country's informal sector plays a hug role in waste management. However, informal sector workers are not officially recognized and lack legal status and protection. They collect more than 10,000 tons of reusable waste every day without protective equipment such as gloves and masks, and often even the essentials of uniform and shoes. Current SWM rules do not provide any incentives for waste pickers, nor do they recognize the economic value of informal waste recycling work under the new rules. Municipal are directed to include the informal waste pickers in their waste management process under the Swachh Bharat Mission Urban SBMU. The Government of India has published a guide, an inclusive Swachh Bharat through the integration of the informal sector, a step-by-step guide to help ULBs and state integrate informal waste pickers and promote the reuse and recycling of solid waste. One key aspect of efficient SWM is waste segregation. It is now mandatory for waste generators to deposit their waste in color-coded bins, blue for dry waste and green for wet waste, to ensure proper recovery, reuse and recycling. RRR, जिसकी बात हम करते थे, recovery, reuse and recycling. This reduces the burden of SWM on ULBS significantly. Wet waste is used for composting or biomethanation in a decentralized manner. Okay. Here, Tamil Nadu has achieved 100% segregation in 20 of its 50 smaller municipalities and 80 to 90% in the rest. However, in most states, the mixing of segregated and unsegregated waste remains a serious problem. To motivate people to segregate their waste, the MOHUA launched a source segregation campaign on World Environment Day 2017. Under the Swachh Bharat Mission, under the campaign, all cities and towns were to adopt source segregation as a mass movement. According to the 2020 Swachh Sandesh newsletter by the MOHUA, 63,204 wards, approximate 74.82% have achieved 100% waste segregation at the household level as of January 2020.
In Chhattisgarh and Kerala, all households in all wards have successfully adopted the practice of waste segregation. Amongst the UTs, Daman and Diu and Dagra and Nagar Haveli have achieved 100% source segregation. ये आपने पढ़ लिया है। इसका हिंदी रूपांतरण है, अपशिष्ट संग्रह और परिवहन SWM के आवश्यक तत्व हैं। MOEFCC का अनुमान है कि कुल नगर पालिका कचरे का केवल 75 से 80% ही एकत्र किया जाता है और इसमें केवल 22 से 28% का ही प्रसंस्करण और उपचार किया जाता है। एकत्रित कचरे का एक बड़ा हिस्सा अक्सर अंधाधुंध तरीके से फेंक दिया जाता है, जिससे नालियां और सीवरेज सिस्टम जाम हो जाते हैं। ये कृंतकों और कीड़ों के लिए प्रजनन स्थल भी बन जाते हैं, जो घातक बीमारियों के वाहक होते हैं। जनवरी 2020 में ICRIER द्वारा जारी एक अध्ययन के अनुसार दिल्ली में कचरा संग्रह सबसे कम 39% है, जबकि अहमदाबाद में सबसे अधिक 95% है। ओके, ये ICRIER के द्वारा जारी किया गया है। वहीं बात करें अपशिष्ट प्रबंधन में देश का अनौपचारिक क्षेत्र बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, इनफॉर्मल सेक्टर। हालांकि अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को आधिकारिक और तौर पर मान्यता नहीं दी गई है और उनके पास कानूनी स्थिति और सुरक्षा की कमी है। वे हर दिन 10,000 टन से अधिक पुनः प्रयोज्य कचरा इकट्ठा करते हैं, बिना सुरक्षात्मक उपकरण जैसे दस्ताने और मास्क और अक्सर वर्दी और जूते की अनिवार्यता जो है उसकी कमी के कारण के नहीं होने पर भी, ये सारी चीजें नहीं है फिर भी ये कचरा इकट्ठा करते हैं। वर्तमान SWM नियम कचरा बीनने वालों के लिए कोई प्रोत्साहन प्रदान नहीं करते हैं, न ही वे अनौपचारिक अपशिष्ट पुनर्चक्रण कार्य के आर्थिक मूल्य को पहचानते हैं। नए नियमों के तहत नगर पालिकाओं को अनौपचारिक कचरा बीनने वाले को अपनी कचरा प्रबंधन प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया गया है। ये काफी अच्छी पहल है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी SBMU के तहत भारत सरकार ने ULBS और राज्यों को अनौपचारिक कचरे को एकत्रित करने में मदद करने के लिए एक गाइड, अनौपचारिक क्षेत्र के एकीकरण के माध्यम से एक समावेशी स्वच्छ भारत एक कदम से कदम गाइड प्रकाशित किया है। ठोस कचरे के पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण को इसमें बढ़ावा देना मूल उद्देश्य है। कुशल SWM का एक प्रमुख पहलू जो है अपशिष्ट पृथक्करण है। कचरा पैदा करने वालों के लिए अब अपने कचरे को रंग कोडित डिब्बे में जमा करना अनिवार्य है। सूखे कचरे को नीला और गीले कचरे को के लिए हरा। उचित वसूली पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण सुनिश्चित करने के लिए है। इससे ULBS पर SWM का बोझ काफी कम हो जाता है। गीले कचरे का उपयोग विकेंद्रीकृत तरीके से खाद बनाने या बायोमिथेनेशन के लिए किया जाता है। तमिलनाडु ने अपनी 50 छोटी नगर पालिकाओं में से 20 में 100% अलगाव हासिल किया है और बाकी में 80 से 90%। हालांकि ज्यादातर राज्यों में अलग अलग कचरे का मिश्रण एक गंभीर समस्या बनी हुई है। लोगों को अपने कचरों को अलग करने के लिए प्रेरित करने के लिए MOHUA ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत विश्व पर्यावरण दिवस 2017 पर स्रोत पृथक्करण अभियान, सोर्स सेग्रीगेशन इनिशिएटिव्स जो है वो स्रोत पृथक्करण अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत सभी शहरों और कस्बों को एक जन आंदोलन के रूप में स्रोत अलगाव को अपनाना था। MOHUA द्वारा 2020 स्वच्छता संदेश न्यूज़लेटर 63,204 वार्डों में 74.82% में जनवरी 2020 तक घरेलू स्तर पर 100% अपशिष्ट पृथक्करण हासिल किया है। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ और केरल में, तो सभी वार्डों के सभी परिवारों ने सफलतापूर्वक अपनाया है। वहीं अपशिष्ट पृथक्करण का अभ्यास केंद्र शासित प्रदेशों में दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली ने 100% स्रोत अलगाव हासिल किया है। ये डेटा है स्टेट का और टोटल जो वहां का वार्ड्स है, ये वार्ड्स लिखा गया है, ये वार्ड होगा। और वार्ड विद 100% सोर्स सेग्रेगेशन, जिन्होंने 100% सोर्स सेग्रेगेशन किया है, स्रोत पर पृथक्करण किया है कचरे का, वो स्टेट का है, टोटल वार्ड का संख्या है और यहाँ पर उसका डेटा दिया गया है। देखिए आंध्र प्रदेश है जिसमें 3,409 वार्ड्स हैं
और उनमें से जो वार्ड है 100% सोर्स सेग्रीगेशन किया है वो है 3300। अंडमान निकोबार में 24 वार्ड हैं जिनमें से 23 ने 100% सोर्स सेग्रीगेशन किया है। अरुणाचल प्रदेश में 75 वार्ड हैं और एक ने 100% किया है सोर्स सेग्रीगेशन। आसाम में 943 वार्ड हैं जिनमें से 368 ने 100% एसएस किया है। एसएस का मतलब सोर्स सेग्रीगेशन है, आप इसे याद रखिएगा। बिहार में 3377 वार्ड है जिनमें से 1107 वार्ड ने 100% सोर्स सेग्रीगेशन किया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा चूंकि बिहार का एग्जाम है। चंडीगढ़ ने 26 वार्डों में से 24 में 100% किया है। छत्तीसगढ़ ने 3217 में से 3217 कर लिया, यानी कि 100% सोर्स सेग्रीगेशन करने वाला राज्य चंडीगढ़ है, सॉरी छत्तीसगढ़ है। कौन सा है? छत्तीसगढ़ 100%। दमन दीव 28 में 28 किया है, दमन दीव ने भी किया है क्योंकि यूटीज ने 100% किया है। दादरा नगर हवेली 15 में 15 किया है, आपने पढ़ा हुआ है इसको। दिल्ली 294 वार्डों में से 59 वार्ड में 100% सोर्स सेग्रीगेशन किया है। गोवा 217 में 173, गुजरात 1427 में 1187 में कर चुका है 100%। हरियाणा 1496 में 935 सोर्स सेग्रीगेशन किया है। हिमाचल प्रदेश 497 में से 490 किया है। जम्मू कश्मीर 1081 में से 137 किया है। वहीं बात करें झारखंड की तो 932 में से 752 वार्डों में 100% सोर्स सेग्रीगेशन हुआ है वेस्ट का। कर्नाटक 6464 वार्डों में से 3694 में 100% कर चुका है। केरला 3536 में से 3536, टोटल 100% सोर्स सेग्रीगेशन वेस्ट का पृथक्करण, स्रोत पर पृथक्करण किया गया है केरला में। याद रखिएगा अभी तक दादरा नगर हवेली, छत्तीसगढ़ और हमारा ये केरला, इन सब में 100% किया जा चुका है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश भी 7005 में 7005 पे कर चुका है। चूंकि इंदौर यहाँ पर स्वच्छ सिटी रहा है तो ये स्वाभाविक है कि ये किया ही होगा। महाराष्ट्र 7322 वार्डों में से 6346 में 100% सोर्स सेग्रीगेशन कर चुका है, स्रोत वेस्ट पर स्रोत पृथक्करण। मणिपुर 306 में से 196 में कर चुका है। 114 में से मेघालय 27 कर चुका है। मिजोरम 264 में से 230 में किया है। नागालैंड 234 में से 30 में किया है। उड़ीसा ने 2024 में से 1402 में सोर्स सेग्रीगेशन किया है। वहीं पुडुचेरी की बात करें तो 122 में 116, पंजाब 3123 में 2664, राजस्थान 5389 में 4419, सिक्किम 53 में 50 कर चुका है। तमिलनाडु 12814 में 10891 कर चुका है। तेलंगाना 2112 में 1008 में कर चुका है। त्रिपुरा 310 में 243 कर चुका है। उत्तर प्रदेश 12007 में 8294 कर चुका है। उत्तराखंड 1170 में 669 कर चुका है। वहीं वेस्ट बंगाल की बात करें तो 2938 में से 558 में ही जो वार्ड है वहां पे 100% स्रोत पर पृथक्करण किया गया है। टोटल एवरेज अगर निकालें तो टोटल वार्डों की संख्या हो गई 84,475 और उनमें से 63,204 वार्डों में 100% सोर्स सेग्रीगेशन किया गया है। कर लेते हैं। The new rules of 2016 have mandated the door-to-door collection of segregated with waste generators obligated to pay a user fee to the waste collectors. However, the rules provide details on how the fee is decided, whether it is charged based on the quantity or type of waste generators. According to the Swachh Sandesh newsletter, 81,135 watts, approximate 96.05% out of 84.475, यानी कि 84,475 वाट्स अक्रॉस इंडिया, ये पॉइंट नहीं कॉमा हो जाएगा, 84,475 है ना। 84,475 वाट्स अक्रॉस इंडिया हैव अचीव्ड 100% डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शंस एज ऑफ जनवरी 2020, including all wards in Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Karnataka, Madhya Pradesh, Mizoram, Rajasthan, Sikkim and Uttarakhand. All UTs to now have 100% provision of door-to-door collection. At the city level, Mysore has made significant process in this area as well as in source segregation. Mumbai and Chennai have achieved 80% door-to-door collection in 2012.
वारंगल won the Clean Cities Championship. However, Tirunelveli, Bengulla, and Uttarpara, Kottayam are yet to achieve complete door-to-door collection of waste. 2016 के नए SWM नियमों ने कचरा संग्रहकर्ताओं को उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य अपशिष्ट जनरेटर के साथ अलग अलग डब्ल्यू के डोर टू डोर संग्रह को अनिवार्य कर दिया है। हालांकि नियम यह विवरण प्रदान करते हैं कि शुल्क कैसे तय किया जाता है, चाहे यह मात्रा या उत्पन्न कचरे के प्रकार के आधार पर लिया जाता है। स्वच्छता संदेश न्यूज़लेटर के अनुसार भारत भर के 84,475 वार्डों में से 81,135 वार्डों में लगभग 96.05% ने जनवरी माह में 2020 के जनवरी माह तक 100% घर घर कचरा संग्रहण हासिल किया है, जिसमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा के सभी वार्ड शामिल है। बात करें गुजरात की, ये गुजरात हो जाएगा। गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, सिक्किम और उत्तराखंड सभी केंद्र शासित प्रदेशों में भी अब डोर टू डोर कलेक्शन का 100% प्रावधान है। शहर के स्तर पर मैसूर ने इस क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रगति की है। साथ ही स्रोत अलगांव में भी मुंबई और चेन्नई ने घर घर जाकर 80% कलेक्शन हासिल किया है। 2012 में वारंगल ने क्लीन सिटी चैंपियनशिप, याद कर लीजिएगा, 2012 में वारंगल ने क्लीन सिटी चैंपियनशिप जीती। हालांकि तिरुनेलवेली, बेंगुल्ला और उत्तरपाड़ा, कोटरुंग में अभी तक घर घर जाकर कचरे का पूरा संग्रह नहीं हो पाया है। ये 100% डोर टू डोर कलेक्शन बाय वार्ड्स अंडर SBM एज ऑफ जनवरी 2020 का डेटा है। ये आप नोट से पढ़ लीजिएगा, इसमें डेटा है, इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है। जिसमें आपको शुरू में बता दे रहे हैं कि आंध्र प्रदेश है जिसमें 3,409 वार्ड हैं और इसमें से 100% इन्होंने डोर टू डोर कलेक्शन कंप्लीट कर लिया है। ऊपर सोर्स सेग्रेगेशन था कचरा का सेपरेशन के लिए, यहाँ पे वार्ड है SBM के अंतर्गत जनवरी 2020 के डाटा के अकॉर्डिंग डोर टू डोर कलेक्शन में जिन्होंने 100% अचीवमेंट किया है या फिर जो उनके पास वार्ड है उसमें से उन्होंने कितना में ये व्यवस्था प्रारंभ कर दिया है उसका ये डाटा है, इसको आप कर लीजिएगा। अगर बात करें तो टोटल एवरेज 84,475 है, जिसमें से 81,135 में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन किए जा रहे हैं, याद रहेगा। अब है The transportation of solid waste is yet another challenge since many cities lack proper transport facilities. The vehicles typically used for primary collection are hand carts or tricycle with containers or bins. Tricycle with hydraulic tipping containers, light commercial vehicle, mini truck with hydraulic tipping containers, four-wheeled mini trucks with international standard garbage collection bins. The selection of vehicle usually depends on various factors such as the quality of waste, distance, road width and condition, and process technology. To save travel time, minimize human errors and improve the monitoring system, many ULBAs have installed global positioning system GPS, geographical information system GIS, and global system for mobile communication in their truck to collect waste from secondary source फॉर वेस्ट डिस्पोजल। ये ट्रांसपोर्टेशन की बात की जा रही है, यहाँ पे किस प्रकार के ट्रक को हायर किया गया है और उस ट्रक में किस तरह के टेक्निक का उपयोग किया गया है। ठोस कचरे का परिवहन एक और चुनौती है क्योंकि कई शहरों में उचित परिवहन सुविधाओं का अभाव है। प्राथमिक संग्रह के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन है कंटेनर या डिब्बे के साथ ठेले या ट्राईसाइकिल, हाइड्रोलिक ट्रिपिंग, ये सब आप याद कर लीजिएगा, ये सब व्हीकल है जिससे कचरा ढोया जाता है। वहाँ पे कंटेनरों के साथ ट्राईसाइकिल, हाइड्रोलिक टिपिंग कंटेनर के साथ हल्के वाणिज्यिक वाहन जिसे मिनी ट्रक भी बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक कचरा संग्रह डिब्बे के साथ 4 पहिया मिनी ट्रक वाहनों का चयन आमतौर पर विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कचरे की मात्रा, दूरी, सड़क की चौड़ाई और स्थिति और प्रक्रिया प्रौद्योगिकियों। वहीं अगर बात करें तो यात्रा समय बचाने के लिए, मानवीय त्रुटियों को कम करने और निगरानी प्रणाली में सुधार करने के लिए ULBS ने अपशिष्ट निपटान के लिए द्वितीयक स्रोतों के अपशिष्ट एकत्र करने के लिए अपने ट्रकों में GPS लगा रखा है जिसको ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहते हैं, और GIS लगा रखा है जिसको भौगोलिक सूचना प्रणाली कहते हैं। मोबाइल संचार के लिए वैश्विक प्रणाली स्थापित की है। ओके, यहाँ पे हमारा ये जो वेस्ट कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन है वो खत्म होता है चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। SSC CGL 3
का मॉक चल रहा है 299, उसे ज्वाइन कीजिए, और 1500 में फुल कोर्स दिया जा रहा है, उसे भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।